अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एज़ यू नो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लिविंग थिंग्स के अंदर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और लेबॉरेटरी के अंदर भी इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ओवरऑल 3 मेन सोर्सेज होते हैं। एक जो सोर्स है वो इनका होता है, सोर्सेज होते हैं कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोयल जो होता है वो इसका आप समझ लें कि सॉलिड सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पेट्रोलियम जो है वो इसका लिक्विड सोर्स है और नेचुरल गैस जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का गैस सोर्स है। अब ये जो कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, इन तीनों को बेसिकली कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। इनको क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल। इनको फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है? अब आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल यानी हर वो चीज़ जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं अपने घरों में भी और इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसको फ्यूल बोलते हैं। तो फॉसिल्स का मतलब है कि डेड ऑर्गेनिज्म के बाकियात, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल जो कि हज़ारों साल पहले ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे, उनकी रिमेन्स जो कि हमें चट्टानों में या ज़मीन की तह में मिलते हैं, उनको बोलते हैं फॉसिल्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। तो अब ये जो तीनों हैं ये इन डेड ऑर्गेनिज्म की बाकियात से ऑब्टेन होते हैं, जिस वजह से इनको एज अ होल फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। अब मैं वन बाय वन इन तीनों सोर्सेज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कोयल। कोयल बेसिकली सॉलिड सोर्स है और ये कहाँ से बनेगा? वुड से बनेगा। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से तकरीबन 500 मिलियन ईयर एगो जो यानी कि वुड थी, यानी ट्रीज़ थे जो कि ज़मीन के अंदर किसी वजह से यानी तूफ़ान की वजह से दफन हो गए। सपोज़ ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के अंदर यानी कि सर से दफन होते गए, उसके ऊपर ज़मीन की लेयर्स बनती गई। तो उस पे ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्लांट था ये डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के हमारे पास किस फॉर्म में आ गए? कोयल की फॉर्म में आ गए। सपोज सबसे पहले आप देखेंगे ज़मीन के अंदर जो वुड है, वुड के ऊपर केमिकल और बैक्टीरिया ने डिफरेंट यानी केमिकल्स ने भी एक्शन किया और बैक्टीरिया ने भी एक्शन किया हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो हमारे पास ये जो लकड़ी थी एक न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जिसको क्या कहा जाता है? पीट। पीट के अंदर आप समझ लें कि कार्बन कंटेंट एज कम्पेयर टू जो प्योर वुड है उसमें उसकी निस्बत ज़्यादा होगा। अब ये जो पीट है इसके ऊपर अगेन हाई टेम्परेचर और प्रेशर का एक्शन हुआ, यानी हाई टेम्परेचर था और हाई प्रेशर था, जिसकी वजह से पीट जो है वो एक और न्यू फॉर्म लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गई। लिग्नाइट में आप समझ लें कि एज़ कम्पेयर टू पीट कार्बन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। अब फर्दर लिग्नाइट के ऊपर अगेन हाई प्रेशर होने की वजह से फर्दर जो है ये जो लिग्नाइट फॉर्म है ये एक और न्यू फॉर्म बिटुमुनस में चेंज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ये जो बिटुमुनस है इसके ऊपर अगेन हाई प्रेशर होने की वजह से ये जो बिटुमुनस है ये एक न्यू फॉर्म एंथ्रासाइट में चेंज हो गई। आप ये समझ लें कि वुड से लेके एंथ्रासाइट पे जाते हुए कार्बन कंटेंट जो है वो मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। तो ये आप समझ लें कि प्योर आप समझ लें हमारे पास क्या फॉर्म हो गई है? कोयल। तो यानी कि अब ये जो कोयल है इसके अंदर यानी इसका बहुत आगे यूज़ होता है। जैसे आपको पता है कि हम अपने घरों में डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक फ्यूल के अलावा इसको कमर्शियल फ्यूल के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है, सोर्स ऑफ। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड मोस्टली कोयल से ऑब्टेन होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब कोयल के अंदर से जो कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड्स ऑब्टेन किए जाते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस किया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि ये प्रोसेस करके इसके अंदर से डिफरेंट कंपोनेंट। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है कि कोयल को एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है। हीट करने से उसके यानी एयर की एब्सेंस में और साथ में हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो इससे डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कोल, जैसे कोल गैस, कोल तार, कोक, ये चीज़ें जो है वो इससे ऑब्टेन होती हैं। और इन सब के अंदर डिफरेंट तरह के कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हमारे पास दूसरा मेन सोर्स है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली दो लैटिन वर्ड्स पेट्रा और ओलियम का कॉम्बिनेशन है। पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है, अब ये जो दो लैटिन वर्ड हैं पेट्रा और ओलियम, इससे मिलके बना हुआ होता है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब है ऑयल, जिस वजह से पेट्रोलियम को रॉक ऑयल कहा जाता है, यानी कीटाणु से हासिल होने वाला ऑयल। और इसका एक और नाम होता है लिक्विड गैस भी इसको बोला जाता है। तो पेट्रोलियम जो है वो बेसिकली यानी कि जब ज़मीन के अंदर से, इसके बारे में भी यानी कि यही कंसेप्ट है कि हज़ारों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल ऑर्गेनिक मैटर यानी डेड होके ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में ज़मीन के अंदर जो है वो दफन हो गए थे, तो उनके ऊपर बायोकेमिकल एक्शन हुआ। बायोकेमिकल एक्शन का मतलब होता है लिविंग थिंग्स का एक्शन। लिविंग थिंग्स यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, इनके एक्शन की वजह से जो वो ऑर्गेनिक मैटर था यानी डेड ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट्स और एनिमल, वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इसके बाद यानी कि ये जो है पेट्रोलियम, इसको ज़मीन के अंदर से यानी कि बड़े बड़े ड्रिलिंग करके इसको ज़मीन के अंदर से जब निकाला जाता है, तो शुरू में ये हमारे पास क्या होता है? ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, ब्लैकिश लिक्विड होता है। ब्लैकिश लिक्विड होता है, तो जिस वजह से इस ब्लैकिश लिक्विड को स्टार्ट में कहा जाता है क्रूड ऑयल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है, ठीक है, यानी कि इनिशियल वो क्रूड ऑयल हो गया, जब इसको थोड़ा सा रिफाइन किया जाता है तो ये हमारे पास बनता है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल, इस मिनरल ऑयल को उस टाइम क्या बोला जाता है? पेट्रोलियम। इसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। यानी कि शुरू में इसको पेट्रोलियम नहीं बोला जाता, बल्कि जो ही ये ज़मीन से ऑब्टेन होता है ब्लैकिश लिक्विड होता है, इसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। बट रिफाइन होने के बाद इसको किसका नाम दिया जाता है? पेट्रोलियम का नाम दिया जाता है। अब ये जो हमारे पास पेट्रोलियम है, इसके अंदर से आप समझ लें कि डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। अब पेट्रोलियम के ऊपर एक प्रोसेस अप्लाई किया जाता है जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस की मदद से पेट्रोलियम के डिफरेंट तरह के फ्रैक्शंस ऑब्टेन किए जाते हैं। हम उन फ्रैक्शंस को भी डिटेल में थोड़ा सा, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यानी कि ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी डिफरेंट फ्रैक्शंस का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस वजह से पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे कि यानी कि इसका एक फ्रैक्शन होता है नेचुरल गैस, उसके बाद नेक्स्ट इसका फ्रैक्शन होता है पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर इसका फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद लाइट नेफ्था एक फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है गैसोलीन, कैरोसिन ऑयल। उसके बाद हैवी ऑयल, लाइट ऑयल, हैवी ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। उसके बाद सॉलिड रेजिड्यू। ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं जो कि पेट्रोलियम के अंदर से ऑब्टेन किए जाते हैं। अब आप इनके हम थोड़े से बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नेचुरल गैस होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तकरीबन 20 से कम होता है, अब 20 डिग्री से कम होता है। उसके बाद पेट्रोलियम ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है तकरीबन 20 से 60 डिग्री के दरमियान में होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट 60 से 100 के दरमियान में होता है।
गैसोलीन जो होता है उसका तकरीबन 100 से 200 के दरमियान होता है। केरोसिन ऑयल का 200 से 300 तक चला जाता है। उसके बाद जो हैवी ऑयल होते हैं उनका 300 से 400 डिग्री सी, और नेक्स्ट तकरीबन इनका जो है वो 400 से अबाउ जो है हमारे पास होता है। अब आप देख सकते हैं कि यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक हमारे पास टावर होता है लंबा सा, उसको फ्रैक्शनेटिंग टावर बोला जाता है। उसके अंदर से जब पेट्रोलियम को गुजारा जाता है उसमें डिफरेंट पार्ट्स बने होते हैं और हर पार्ट का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये उसकी ये जो डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगे वो डिफरेंट पोर्शंस की फॉर्म में वहाँ पे सेपरेट होते जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी नोट करें कि ये फ्रैक्शन जो है वो मैंने तरतीब से लिखे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे जाते हुए ये किस से कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। यानी नेचुरल गैस जो अब हमारे पास गैस फॉर्म में है, पेट्रोलियम, ईथर, लिक्विड नफ्था, गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, हैवी ऑयल, ये सारे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जब सॉलिड रेजिड्यू हमारे पास किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। यानी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो नेचुरल गैस है ये अलग से भी जो है वो ज़मीन के अंदर से ऑब्टेन होती है। उसके अलावा ये पेट्रोलियम का एक फ्रैक्शन भी है। अगर हम इनके यूज़ की बात करें तो इनके डिफरेंट तरह के यूज़, पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, इनके डिफरेंट तरह के यूज़ होंगे। जैसे हैवी ऑयल, गैसोलीन यानी पेट्रोल को बोलते हैं। हैवी ऑयल में हमारे पास डीजल और ये चीज़ें होती हैं। इनको आपको पता है गाड़ियों के अंदर एज आ फ्यूल, गाड़ियों के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर, इन उसके बाद जहाज़ों में, ठीक है, इन सब के अंदर एज आ फ्यूल इनको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। इनके अंदर से हम एल्केन, साइक्लो एल्केन, उसके अलावा डिफरेंट तरह के एरोमेटिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक कंपाउंड इनके अंदर से ऑब्टेन किए जाते हैं। उसके अलावा इनका तीसरा इम्पोर्टेंट यूज़ है, ये सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शन में। जैसे ये पेट्रोलियम, ईथर, इनको यानी उसके बाद केरोसिन ऑयल, इन बहुत सारे यानी कि फ्रैक्शंस ऐसे हैं जिनको सॉल्वेंट्स के तौर पर डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इनका एक और यूज़ होता है लुब्रिकेंट्स के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट्स मीन के मशीनरी के अंदर आपको पता है डिफरेंट पार्ट्स जब आपस में रगड़ खाते हैं तो उनकी वर्किंग जो है वो मुतासिर होती है, तो उनको लुब्रिकेट करने के लिए ये डिफरेंट तरह के यानी इसके अंदर से ऑयल जो है वो उनको यूज़ किया जाएगा। यानी कि ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेकंड इम्पोर्टेंट सोर्स पेट्रोलियम। अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के तीसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स नेचुरल गैस, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का गैस सोर्स है, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। नेचुरल गैस बेसिकली मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग लोअर एल्केन्स। यानी कि लोअर एल्केन्स हमारे पास यानी कौन से हैं, मीथेन, ईथेन। मीथेन हो गया लोअर एल्केन में, सेकंड हो गया ईथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन। यानी इनका बेसिकली ये मिक्सचर होता है। बट अगर हम इनकी कंपोजिशन परसेंटेज के लिहाज से कंपेयर करें तो तकरीबन, अगर हम इनकी परसेंटेज कंपेयर करें तो नेचुरल गैस के अंदर तकरीबन 80% जो है वो क्या प्रेजेंट होती है, मीथेन प्रेजेंट होता है, और बाकी 20% ये डिफरेंट इसके जो प्रोपोर्शन होते हैं ये होते हैं। उसके अलावा यानी कि इसका अगर हम नेचुरल गैस के ये जो दो फ्रैक्शन है प्रोपेन और ब्यूटेन, इनकी यानी कि इन दो फ्रैक्शंस की अगर हम लिक्विफिकेशन करें, लिक्विफिकेशन यानी कि ये देखें गैस है ना, तो लिक्विफिकेशन मीन इसको हम लिक्विड फॉर्म में वो करें और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यानी कि इसको कंप्रेस करके किसके अंदर फिल करें, सिलेंडर के अंदर। तो ये हमारे पास ये कौन सी गैस कहलाती है, LPG, जो कि हम अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं इसको डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर, और प्लस आपको पता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है। यानी इसके नेचुरल गैस के कौन से दो फ्रैक्शंस को, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी इसकी हम लिक्विफिकेशन करने के बाद कंप्रेस करके जब हम सिलेंडर में फिल कर लेते हैं जिसको LPG बोलते हैं, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG किसका एब्रीवेशन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम
गैस, इसको यानी कि इस तरह से यूज़ किया जाता है घरों के अंदर। उसके अलावा अगर हम नेचुरल गैस के मेन सोर्सेज की बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मुकाम पर एक मुकाम है सुई, तो वहाँ से एक नेचुरल गैस ऑब्टेन हुई थी, तो जिस वजह से इसको यानी पाकिस्तान में ये जो गैस यूज़ होती है इसको सुई गैस का नाम दिया जाता है। उसके अलावा आपको पता है कि हमारी यानी गाड़ियों के अंदर भी ये गैस यूज़ होती है, किस फॉर्म में, CNG की फॉर्म में। CNG किसका अब्रीविएशन है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका मेन सोर्स मेन यूज़ अगर हम देखें तो ये नहीं कि ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसको डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर घरों में यूज़ किया जाता है, उसके अलावा गाड़ियों में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, उसके अलावा पावर जनरेशन में इसको यूज़ किया जाता है यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, उसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, और उसके अलावा इसके अंदर से डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी ऑब्टेन किया जा सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के तीनों सोर्स कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आपकी सपोर्ट होगी तभी मैं आगे मज़ीद लेक्चर लेके आ सकूँगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से चैनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला लेक्चर जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रो देखा था डिटेल में, उसके बाद सेकंड लेक्चर जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके वो लेक्चर भी देख सकते हैं। उम्मीद है आप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।